हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के लाइव क्लास में। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जो है कमेंट कीजिएगा, आपको जो है 100% रिप्लाई हम देंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा मस्ट रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो है क्लास मिलता रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। जितना भी आपका क्वेश्चन है क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम जो होता है कितने प्रकार का होता है। आपको बताना है कि प्रकाशिक जो माध्यम होता है वह कितने प्रकार का होता है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर पूछा गया प्रकाशिक माध्यम जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा प्रकाशिक माध्यम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है और ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। चलिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर, और वह है कि तारे के टिमटिमाना का कारण क्या है। आपको बताना है कि तारा जो टिमटिमाता है उसका क्या कारण होता है। इसका यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तारे का जो टिमटिमाना होता है वो जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है वायुमंडलीय अपवर्तन और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर, और वह है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आपको बताना है कि आमीटर जो होता है उसका रेसिस्टेंस कितना होता है, अर्थात उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो याद रखिएगा आमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही कम होता है, अर्थात बहुत ही छोटा होता है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया बहुत छोटा और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। आपको बताना है कि जो खिलौना होता है उसमें कैसा सेल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जितना भी खिलौना होता है उसमें सूखा सेल का उपयोग किया जाता है और ऑप्शन ए में दिया गया है सूखा सेल और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर, और वह पूछा गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं शक्ति यानी पावर कहते हैं और ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर, और वह है कि लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पे एक्चुअल में जो है क्वेश्चन आपको इस प्रकार होना चाहिए कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर में जो होता है क्या संबंध होता है। लेंस की फोकस दूरी नहीं, दर्पण की फोकस दूरी एफ और दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर में जो होता है क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा दर्पण की फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका r/2 या r बराबर आप इस तरह भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f। तो देखिए ये दोनों में से कौन जो है आपका ऑप्शन बी दिया गया है, आपका ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर f बराबर r/2 और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, और वह है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है अधिक होता है। ये 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा माध्यम है जिसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है और ऑप्शन डी में दिया गया है और ऑप्शन डी होगा करेक्ट। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। याद रखिएगा हीरा का यदि आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है, याद रखिएगा 2.42 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर यहाँ पर कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी जो होता है कितना होता है। सामान्य जो नेत्र होता है उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो याद रखिएगा सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कितना होता है तो अनंत होता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या निर्वहन जो है किसी प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात जो होता है सबसे कम झुकता है। तो याद रखिएगा जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम जो झुकता है अर्थात सबसे कम जो विचलित होता है वो होता है आपका लाल रंग और देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, और वह है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अर्थात आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष के उपचारण में जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण में जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का और ऑप्शन ए में दिया गया अवतल लेंस और अवतल लेंस जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। यदि आपसे पूछा जाए कि ज्यादा दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो बाइफोकल लेंस का या द्विफोक्सी लेंस का। तो यदि आपसे पूछा जाए कि
ज्यादा दृष्टि दोष में जो है किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बाइफोकल लेंस या दूरफिक्सी लेंस। यदि आपसे पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष में जो है किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस द्वारा जो है उसे हम लोग संशोधित कर सकते हैं। तो निकट जो पूछा गया तो आपका क्या हो जाएगा? अवतल होगा, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर, और वह है कि 11 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। आपको बताना है कि वैद्युत जो प्रतिरोधकता होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा वैद्युत प्रतिरोधकता जो होता है आपके चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, आपका चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और जो है आपको ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो ये चालक का जो प्रतिरोधकता होता है ये तीनों पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, अर्थात इनमें से सभी जो है क्या है? करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर, और वह है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी बताना है आपका जो शक्ति होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो जो होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है वाट, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, और वह है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, यानी 1 किलोवाट जो होता है वो कितने विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 3.6 गुना 10 के पावर आपका 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर, और वह है कि निम्न में से कौन जो है कथन सत्य नहीं है? ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको बताना है कौन जो होता है आपका सत्य नहीं, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है विद्युत जनित्र जो होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये कथन जो है आपका सत्य अर्थात सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी क्या है? कथन आपका सत्य है। अगला आपका 2 जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, और वह दिया गया यहाँ पर कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं, तो ये भी क्या है? आपका सत्य है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन डी में दिया गया कि हरे विद्युत रोधन वाला तार जो है प्राय विद्युन्मय तार होता है, नहीं होता है। विद्युन्मय तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हरे विद्युत रोधन वाला जो तार होता है वो विनिमय तार होता है, नहीं होता है। तो क्या होगा? यही गलत होगा, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर, और वह है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में जो है बाएं हाथ का माध्यमा जो है संकेत करती है। आपको बताना है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम जो है उसमें बाएं हाथ की जो माध्यमा जो है वह क्या संकेत करता है? तो याद रखिएगा बाएं हाथ की जो माध्यमा है वह संकेत करती है आपके चालक में प्रवाहित होने वाली की विद्युत धारा की दिशा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके डायरेक्शन को बताता है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को लिखिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है क्या होती है? आपको बताना है कि चुंबक के भीतर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं जो होती है कैसा होता है? तो याद रखिएगा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो होती है उत्तरी ध्रुव से जो होती है दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल से जो होता है वह साउथ पोल की ओर होता है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, और वह है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है कौन है? तो याद रखिएगा यूरेनियम जो होता है आपका नाभिकीय ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर आपका 18 नंबर, और वह है कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से जो है संबंधित है? आपको बताना है कि जो विद्युत धारा के खोज किए थे आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा ये फ्रांस के रहने वाले थे, और ऑप्शन बी में दिया गया, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, और वह है कि पौनों का देश कहा जाता है? आपको बताना है कि पौनों का देश जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पौनों का देश जो है हम लोग डेनमार्क को कहते हैं, और ऑप्शन सी में दिया गया, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर, और वह है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आपका एक सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है परिमाण, और ऑप्शन बी में दिया गया है दिशा, और ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों, अर्थात ए आपका सी जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। ए बी जो है आपका क्या है? करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर हुआ है कि नाइक्रोम में कौन कौन से जो है तत्व होते हैं? आपको बताना है कि नाइक्रोम जो होता है उसमें कौन कौन सा तत्व होता है? तो याद रखिएगा नाइक्रोम में जो होता है आपका निकेल और क्रोमियम दोनों जो होता है अवेलेबल रहता है, अर्थात उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया है निकेल और क्रोमियम, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह है यहाँ पर 22 नंबर की
इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना आवेश होता है। तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश की संख्या होती है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और देख लीजिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा जूल प्रति कूलम जो होता है वो वोल्ट 1 वोल्ट के बराबर होता है। अर्थात लिख सकते हैं आप 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है आपका 1 जूल बटा 1 कूलम। तो देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है वोल्ट और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। याद रखिएगा आपका जूल प्रति कूलम जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट के बराबर होता है और ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 24 नंबर की विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है कि विभवांतर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। और अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर और वह है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र वो कहते हैं। आपको बताना है कि विभवांतर जो मापा जाता है वह किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर। और देख लीजिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 26 नंबर की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि एनर्जी जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है जूल और देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर और वह है 27 नंबर यहाँ पर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि समतल दर्पण जो होता है उससे जो होता है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है। और देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर काल्पनिक और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर और वह है कि 28 नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या आता है। आपको बताना है कि जिप्सम जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या आता है। तो याद रखिएगा जिप्सम का जो फार्मूला होता है केमिकल वो आता है CaSO4 * 2H2O। याद रखिएगा आपका जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला आता है वो आता है CaSO4 * 2H2O। और देख लीजिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है CaSO4 * 2H2O और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर और वह है कि क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है एटॉमिक नंबर से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो कम से कम आप 1 से लेकर 30 तक जितना भी एलिमेंट है उसका आप सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो होता है याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसे कहा जाए कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 20 होता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 29 नंबर की क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा क्लोरीन की परमाणु संख्या Cl की जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। और देख लीजिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर और वह है कि समांतर एथनॉल को कहा जाता है। आपको बताना है कि समांतर जो एथनॉल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिए समांतर जो एथनॉल होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल। और ऑप्शन ए में दिया गया और ऑप्शन ए होगा करेक्ट। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। याद रखिएगा अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH होता है और समांतर जो एथनॉल होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर और वह है कि काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि काली चूना जो होता है उसका अणुसूत्र यानी मोलिक्यूलर जो फार्मूला होता है क्या होता है। याद रखिएगा काली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaO। याद रखिएगा काली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaO। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस जो है मुक्त होता है। यानी जल का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है H2O का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर जो होता है कौन सा गैस मुक्त होता है। तो याद रखिएगा जल का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर मुक्त होने वाला जो गैस होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन और ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर और वह है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा या बेकिंग जो पाउडर होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। याद रखिएगा आपका बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है उसका फार्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3। और देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर और वह है कि
कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो होता है आपका अम्ल। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर की, और वह है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वह 10.5 होता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है 10.5, और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर, और वह है कि निम्न में कौन सा धातु जो होता है चमकीला होता है। आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें कौन ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। तो याद रखिए, आयोडीन एक ऐसा धातु है जो कि आपका चमकीला होता है, और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 37 नंबर, और वह पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील है। 4 जो ऑप्शन दिया गया है धातु का, इसमें बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो याद रखिएगा, आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होइएगा तो उसमें पढ़ा जाता है सबसे जो क्रियाशील धातु होता है वो होता है आपका पोटेशियम, उसके बाद आपका कैल्शियम, उसके बाद सोडियम क्या नाम। तो देखिए, जो धातु सबसे ऊपर होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो आपका क्या है, सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम है। तो 4 ऑप्शन में पोटेशियम दिया गया, नहीं दिया गया, आपका क्या दिया गया, कैल्शियम दिया गया। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, आपका कैल्शियम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर, और हुआ है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो होता है उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन O2 का जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 6 आता है, और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आपका 6 होगा। देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी में दिया गया 6, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 39 नंबर की, ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह जो है फंक्शनल ग्रुप कौन होता है। तो याद रखिएगा, आपका ब्यूटेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C4H8, C4H8O होता है, और O जिस ग्रुप में जोड़ा रहता है वो होता है आपका कीटोन। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है कीटोन, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर का कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल के वीडियो में आपके इसके आगे के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।